Hello students, welcome to our channel Global Education. So here's the lecture third for the topic cell structure and function. So today's topic is about nucleus, which is one of the main organelle in the cell. तो न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर किया था एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट ने, जिसका नाम क्या था साइंटिस्ट का, रॉबर्ट ब्राउन। 1831 के अंदर उसने डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस को ब्रेन रेगुलेटेड सेंटर जो है वो भी बोलते हैं सेल का। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी अप करता है, आगे से आगे इन्फॉर्मेशन को पास करता है। न्यूक्लियस का क्या क्या रोल होता है फर्टिलाइजेशन के अंदर, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के अंदर, प्लांट्स में। न्यूक्लियस जो वर्ड है वो लिया गया था लैटिन वर्ड से कर्नल या फिर नट से। एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में ही मिलेगा मेनली, लेकिन प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी पे लोकेटेड होगा। इट इज़ द वन ऑफ द मेन डिफरेंस अबाउट द प्लांट्स एंड एन एनिमल सेल, जो कि हम लास्ट में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में बात करें तो यूकैरियोट के पास तो ट्रू न्यूक्लियस जो है वो रहता है, लेकिन प्रोकैरियोट के पास ट्रू न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता। न्यूक्लियस को वहाँ पे क्या बोलते हैं, इसीलिए न्यूक्लियोइड जो है वो बोलते हैं, क्योंकि उसके पास सराउंडिंग मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, न्यूक्लियर एनवेलप, और ना ही किसी ऑर्गेनेलीज जो हैं उसकी उनके पास भी कोई सराउंडिंग या फिर एनवेलप जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। न्यूक्लियस जो है वो सराउंडेड होता है न्यूक्लियर एनवेलप से। और क्या बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप को? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियो लैमेला और कैरियोथीका। मटेरियल जिसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर कैरियोप्लाज्म। कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? डीएनए और उसके साथ कुछ एक प्रोटीन्स, क्रोमेटिन, स्केलेटल एलिमेंट्स, न्यूक्लियो और कैरियोस्केलेटन बोलेंगे जिनको, फ्लूइड मटेरियल जो कैरियोस्केलेटन को या न्यूक्लियोस्केलेटन को सराउंड कर रहा है, और क्रोमेटिन को, उसको बोलते कैरियोसोल या फिर न्यूक्लियोसोल। क्रोमेटिड जो है वो क्या होता है? एक डीएनए चेन है जिसके साथ एसोसिएटेड प्रोटीन्स रहते हैं। क्रोमोसोम क्या है? डेंसली पैक्ड ट्रांसपोर्ट फॉर्म है क्रोमेटिन की, जिसके पास करेक्टरिस्टिक शेप जो है वो चेंज हो जाती है सेल डिवीज़न के साथ साथ। अगर फंक्शन के बिहाफ पर देखें तो क्रोमोसोम जो है उसके लिए टर्म एक और यूज़ करते हैं, इंटरमाइटोटिक फेज। अगर स्ट्रक्चर की बात करें न्यूक्लियस के तो डबल मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है। पहले आउटर मेम्ब्रेन आएगी, अंदर की साइड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और मेम्ब्रेन की आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसके पास क्या रहते हैं? न्यूक्लियर पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर की साइड जो है न्यूक्लियर लैमिना होगा, और पूरा का पूरा न्यूक्लियस जो है वो अटैच होता है ईआर ल्यूमेन के साथ साथ, ईआर मेम्ब्रेन के साथ। न्यूक्लियर लैमिना जो है उसके पास तीन टाइप के लैमिन प्रोटीन्स होते हैं, ए, बी एंड सी। लैमिना ए एंड सी वो दोनों क्या करते हैं? प्रोटीन बाइंड करते हैं क्रोमेटिन को, जबकि लैमिन बी प्रोटीन जो है वो बाइंड करता है इनको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ लैमिन बी रिसेप्टर के थ्रू। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो। फॉस्फोराइलेशन जो है लैमिन का, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप जुड़ना लैमिन के साथ, उससे क्या होता है? वो डिसअसेंबली करवा देता है सेल डिवीज़न के टाइम पे स्ट्रक्चर की। और लैमिन ए प्रोटीन का अगर म्यूटेशन हो जाए यानी कि गुम हो जाए तो उससे क्या होता है? एक डिसऑर्डर होता है, सिंड्रोम जो है वो कॉज हो जाता है, जिसको बोलते हैं हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया, जो कि क्या है? अर्ली एजिंग सिंड्रोम है, यानी कि प्रॉपर एडल्ट की एज आने से पहले ही जो है वो बेबी मेच्योर हो जाता है, और जल्दी से वो क्या है ग्रो करके उसको ओल्ड एज जल्दी मिल जाती है। हेट्रोक्रोमेटिन जो है
डेंसली पैक्ड डीएनए होता है बिना ट्रांसक्रिप्शन के। दो फॉर्म्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन कभी भी ट्रांसक्राइब नहीं होता, यूजुअली अटैच रहता है न्यूक्लियर एनवलप के साथ, न्यूक्लियर लैमिना के थ्रू। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो डेंसली पैक होता है सिर्फ पर्टिकुलर सेल टाइप के अंदर, लेकिन बाद में क्या है वो चेंज भी हो सकता है यूक्रोमेटिन के अंदर। यूक्रोमेटिन जो है वो कम कोइल्ड वाला डीएनए होता है, फंक्शनल पार्ट होता है क्रोमेटिन का, जिसके पास एमआरएनए सिंथेसाइज करता है। न्यूक्लियोलस जो है उसके पास क्या होते हैं, जीन्स होते हैं राइबोसोमल आरएनए के लिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल लिपिड बाइलेयर है जो जेनेटिक मटेरियल को बंद कर रही है, अपने अंदर रख रही है यूकैरियोटिक सेल्स में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो फिजिकल बैरियर का भी काम करती है, जो बाकी के सारे कंटेंट्स को सेपरेट रखती है न्यूक्लियस के। किससे? साइटोप्लाज्म से। बहुत सारे न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वो होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, जो क्या करवाते हैं, एक्सचेंज करवाते हैं मटेरियल्स का। किस किस के बीच में एक्सचेंज करवाएंगे? न्यूक्लियस के बीच में और साइटोप्लाज्म के बीच में। न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं? स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स, आयंस या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स सिर्फ मूव कर सकते हैं इन बिटवीन द न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इस चैनल के थ्रू, यानी पोर्स के थ्रू। बड़े सर्कल्स होते हैं न्यूक्लियर पोर जो हैं, कितने डायमीटर के? 120 mm के, और मॉलिक्यूलर मास जो है 125 मिलियन डेल्टन रहता है, यानी कि 30 टाइम्स ज़्यादा होता है साइज ऑफ राइबोसोम के पोर्स का। तो कलेक्टिवली इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इनके अंदर जो है 30 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स रहते हैं। स्पेशलाइज प्रोटीन्स जो हैं उनको नाम दिया गया है न्यूक्लियोपोरेंस। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का जो नंबर है वो कौन डिसाइड करता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है न्यूक्लियर ट्रांसमिशन की सेल के अंदर? 150 to 250 न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल ये सेल के अंदर। कुछ एक सेल्स जो उनके अंदर मिलियन ऑफ एनपीसीज यानी कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं, जैसे कि जीनोपस है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं ट्रांसक्रिप्शनली भी और ट्रांसलेशनली भी। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जब डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, जो कि हम नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है वो 30 to 100 न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन से बना है। प्रोटीन्स जो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करेंगे उनको बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर्स, एनएलएस रिसेप्टर्स और कैरियोफेरेंस। इम्पॉर्टेंस जो है वो तो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल लेके जाते हैं और एक्सपोर्टिंग जो है वो न्यूक्लियस से बाहर फेंकेंगे मटेरियल को। एनएलएस रिसेप्टर जो है फर्स्ट वो क्या करता है, यानी कि इम्पॉर्टेंट अल्फ़ा, वो प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा। फिर उसके बाद जो है वो पहुंच जाएगा प्रोटीन को पहचानने के बाद एफजी रिपीट पर, यानी कि फिनाइलएलेनिन ग्लाइसिन पर, पोर फिब्रिल के, बाय विच दे अप्रोच द सेंट्रल पोर। वहाँ से वो फिर सेंट्रल पोर के पास जाते हैं। इम्पॉर्टिन बीटा जो है वो न्यूक्लियोपोरिन के साथ बाइंड अप करके सेंट्रल पोर के अंदर क्या करता है, रिकग्नाइज प्रोटीन की पासेज जो है वो अलाउ कर देगा, और क्रॉस करने के बाद पोर को इम्पॉर्टेंस जो है वो रिमूव हो जाते हैं, प्रोटीन से अलग हो जाएंगे। तो प्रोटीन जो चाहिए होगा वो न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा, और इम्पॉर्टेंट जो है रिसेप्टर जो है वो वापस से बाहर चला जाएगा फिर से यूज़अप होने के लिए। और सेम जो है हमारा एक्सपोर्टिन का रहेगा।